नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज बात करते हैं जोशीमठ पर। उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर पूरा देश चिंतित है। भूकंप के झटकों के बाद जोशीमठ के पूरी तरह तबाह होने की आशंकाओं के पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक तर्क अलग अलग हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों और वहां शोध कर रहे वैज्ञानिकों की अपनी आशंकाएं हैं। इसरो ने इस पर अपनी प्रारंभिक फोटो सैटेलाइट रिपोर्ट के जरिए जोशीमठ को लेकर सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोगों को चिंता बढ़ा दी है। तो कुछ लोग इसके पीछे पौराणिक साक्ष्यों के जरिए नरसिंह भगवान मंदिर से लेकर रावण तक का जिक्र करते हैं। इससे पूर्व शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक का पूरा ध्यान जोशीमठ पर रहा। धामी कैबिनेट ने जोशीमठ को लेकर 5 स्थानों पर विस्थापन की संभावनाएं तलाशने और सभी पहाड़ी शहरों की धारण क्षमता की जांच कराने जैसे अहम फैसले लिए। बहरहाल जोशीमठ का प्रवेश द्वार कर्णप्रयाग भी इन आशंकाओं के बादल से घिरा हुआ है, जिसके छटने के आसार हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें और जमीन धंसने की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। इससे पता चलता है कि ये पूरा शहर डूब सकता है। इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ के डूबते क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है, उत्तराखंड के जोशीमठ में 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच महज 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर की तेजी से जमीन धंसने की घटना देखी गई है। क्षेत्र का दौरा और शोध करने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जोशीमठ को बचाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जमीन धंसने के ठीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक प्रोफेसर मोहन सिंह पवार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पवार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फॉलो अप में। सर, जोशीमठ की मौजूदा स्थिति पर आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, जोशीमठ जो है वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ एक शहर नगर है। और ये जो नगर है ये मोरेन ग्लेशियर का जो मोरेन होता है, ग्लेशियर अपने साथ में जिस मलबे को ढेर को जो है बहा करके लाता है, इस मलबे के ढेर पर जो है ये जोशीमठ शहर बसा हुआ है जी। अलग अलग पूरे शहर जो है अलग, जैसे सीढ़ी नुमा जो है इसकी बसावट है। ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है इसमें अलग अलग मोहल्ले हैं और वार्ड्स हैं। इसमें मुख्य रूप से जो ये इस तरह के जो मोरेन और इन जगहों पर जो इस तरह के शहर बसावटें होती हैं, प्रत्येक जगह पर ऐसे स्थलों की जो है निश्चित रूप से कुछ न कुछ धारण क्षमता होती है कि इस पर कितना कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कितनी जमीन पर इस पर बिल्डिंगें बन सकती हैं, कितनी बिल्डिंगें बन सकती हैं। और लेकिन क्या हुआ कि पिछले ये जो धार्मिक क्षेत्र में पड़ने के कारण, यहाँ पर तीर्थ स्थान के रूट पर पड़ने के कारण यहाँ पर पिछले 20 वर्षों में अंधाधुंध जो है बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और जो नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों का और अदर्स जो लोकल अर्बन बॉडीज होती हैं, उनके जो नियम कानून है कंस्ट्रक्शन के, वो कहीं भी जो है उन नियम कानूनों का पालन नहीं किया गया जी। ये जो अब इसमें कई कारक ऐसे हैं जो जोशीमठ को जो आपदा के जिस सिचुएशन में आज ये शहर है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जी। एक कारण तो ये है कि निश्चित रूप से ढाल बहुत ज्यादा है जी। बहुत अधिक ढाल पर बसा हुआ है ये। लगभग 55 से 60 डिग्री के करीब ये ढाल है। और इस ढाल पर जो है इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि इसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो अलकनंदा नदी बहती है। जोशीमठ का जो बिल्कुल तलहटी है, जो बिल्कुल इसका जो पदीय भाग है, वो उसमें अलकनंदा नदी बह रही है, जो कि वो रिवर भी जो है धीरे धीरे जो है इरोजन और अपरदन का काम कर रही है जी। तो वो भी काट रही है नीचे से शहर के निचले हिस्से को काट रही है जी। तीसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत ही अनियंत्रित तरीके से यहाँ पर जो इमारतें बनाई गई हैं,
प्रति वर्ग मीटर पर बहुत अधिक दबाव पड़ गया है कंस्ट्रक्शन इमारतें, बहुमंजिली इमारतों के और व्यावसायिक भवनों के बनने के कारण। वहां पर सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम जो है, जो भवनों को कंस्ट्रक्शन करने के बाद में जो है सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, पानी कहाँ बहना चाहिए, पानी कहाँ जाना चाहिए, ग्राउंड के अंदर जाना चाहिए या ग्राउंड से बाहर कहीं से इसका एक आउटलेट हो, ऐसी कोई व्यवस्था, क्योंकि ये बिल्कुल ये अनियोजित तरीके से बसावट है, तो कोई ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का अभी अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है ढंग से, उसमें उसको फॉलो नहीं किया गया है। जी प्रोफेसर पवार में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके आसपास जोशीमठ के नजदीक जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है तमाम तरह की जो टनल्स बनी है, उन टनल्स के बनने से भी जो है वो ब्लास्ट के द्वारा या अन्य जो भी वो किए गए हैं उन टनल्स में, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और रोड्स के जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं इसके कारण भी पूरी जो जमीन है वो हिली हुई है। तो ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो भाग है ये कहीं ना कहीं असुरक्षित है, बसावट के लिए असुरक्षित है। जी। और तो, हाँ जी आप आगे कह रहे थे कुछ? हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट इमेजरीज के द्वारा जो पिछले एक तो 7 अप्रैल 22 से लेकर के 9 नवंबर 22 तक मॉनिटरिंग किया गया था। जी। 7 अप्रैल 2022 से और 9 नवंबर 2022 तक जो इसरो ने जो मॉनिटर किया था यहाँ पर कि ये जो सिंक कर रहा है, जो भू धंसाव हो रहा है वो कैसा हो रहा है, तो उनका रिजल्ट जो परिणाम था कि बहुत स्लो, धीमा भू धंसाव हो रहा है, लेकिन भू धंसाव वहां पर जारी था। साथ साथ में 27 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी 27 दिसंबर 22 से लेकर के 8 जनवरी 23 तक की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बहुत ही रैपिड, बहुत ही तेजी में जो है भूधंसाव और जमीन का बैठना वहां पर प्रारंभ हुआ है और लगातार जो है ये 2.5 इंच के करीब जो है ये जमीन जो है प्रतिदिन के हिसाब से ये जो है नीचे की तरफ खिसकी है। ये इनका कहना है, सैटेलाइट का डाटा है। अब ये डाटा, क्योंकि ये तो मैंने केवल डाटा देखा है, हम भी अपनी तरफ से भी हम सैटेलाइट इमेजरीज का अध्ययन कर रहे हैं और हमने अपने कुछ रिसर्च स्कॉलर्स को जो है इसमें लगाया है, तो वो लोग भी इसको करेंगे। और एक हमने राज्य के स्तर पर जो है हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन हम लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, बहुत ही स्वतंत्र तरीके से, इंडिपेंडेंट, इस पर किसी सरकार का कोई दबाव नहीं होगा, इस पर कोई बायसनेस नहीं होगी, बल्कि हम एक स्वतंत्र तरीके से एक अध्ययन करेंगे और उसमें मुख्य रूप से जो कंपनसेशन है, जो प्रभावित परिवार हैं, उन प्रभावित परिवारों को कहाँ पुनर्वासित किया जा रहा है, जो पुनर्वास की जो नीति बनी है उस नीति में क्या सभी वर्गों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि कुछ किराएदार होंगे, उसमें कुछ ओनर्स होंगे, हाउस ओनर्स भी होंगे, उन मकानों के मालिक भी होंगे, फिर उसमें कुछ बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, युवा होंगे, तरह तरह के जो वर्ग हैं वहां पर, उन सब वर्गों को सम्मिलित किया जा रहा है या नहीं, और क्या जमीन के बदले जमीन दी जा रही है, मकान के बदले मकान दिया जा रहा है, या उनको किसी जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो पैसे के रूप में दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है। हम इन सब चीजों का कहीं ना कहीं हम लोग जो है उसको अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। प्रोफेसर पवार, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप प्रारंभिक तौर पे एक शोध भी करा रहे हैं, तो जोशीमठ का जो भविष्य है, आप एक वैज्ञानिक के तौर पर कैसा देखते हैं? क्या जोशीमठ में भूकंप के झटके अभी और आने की संभावनाएं हैं? देखिए, भूकंप तो ये तो पूरा जो उत्तराखंड जो जोन है, ये हिमालयी राज्य है और इसमें ये जोन 4th और 5th में आता है। जोन 4th और 5th जो है ये पूरा भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और यहाँ भूकंप के झटके जो कि महसूस नहीं होते हैं, ये तो आते रहते हैं, इनका तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब ये मैग्नीट्यूड 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर जब भूकंप आना शुरू होता है, तो वो एक महसूस होना शुरू हो जाता है कि कोई भूकंप आया है। निश्चित रूप से जोशीमठ की भविष्य की बात जो आप कह रहे हैं, जोशीमठ बहुत ही इसका जो है, अगर हमने इसमें 4 जोन्स जो है, 4 जोन्स में इसको बांटा था।
जिसमें कि पहला एक जोन जो है वो हाई डेंजर जोन है, दूसरा जो है वो मॉडरेट डेंजर जोन है, तीसरा जो है वो लोएस्ट डेंजर जोन है और चौथा सेफर जोन है। पूरा जोशीमठ जो है 4 हिस्सों में बटा हुआ है। उसमें जो हाई डेंजर जोन है, वो हाई डेंजर जोन निश्चित रूप से वहां पर अगर 3 या 4 मैग्नीट्यूड का भी भूकंप आएगा तो वहां पर बिल्डिंगों को, वहां पर जो बिल्डिंगें हैं, जो भवन है, उनको अत्यधिक खतरा होने की संभावनाएं हैं। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि पूरे जोशीमठ को जो है विस्थापित कर दिया जाए। उसमें जोशीमठ के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर की ट्रीटमेंट करके, उपचार करके, व्यवस्थित करके वहां पर उनको जो सेफर जोन है उस जोन को पुनर्वासित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी में ही जो कुछ ऐसे जोन्स हैं जो मॉडरेट वाले हैं, जो मध्य प्रभावित क्षेत्र हैं, तो उनमें ट्रीटमेंट, उपचार किया जाए। आज साइंस और विज्ञान और तकनीकी का एक एडवांसमेंट है, एक बहुत अच्छी तकनीकियां अब आ चुकी हैं, तो उसके आधार पर हम उनका उपचार कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट डेंजर जोन है उसको वहां से पुनर्वासित किए जाने की सख्त जरूरत है। जोशीमठ के भविष्य को लेकर के अब वहां पर एक तो कंस्ट्रक्शन पर तुरंत जो है रोक लगाई जानी चाहिए, अग्रिम आगे की कोई भी किसी तरह के भी कंस्ट्रक्शन वहां पर न हो। दूसरा ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि एक पूरा जियोलॉजिकल भूगर्भिक जो है उसका सर्वेक्षण किया जाना जरूरी है कि क्या क्या भूगर्भिक हलचलें वहां पर हो रही हैं और उन हलचलों के क्या प्रभाव हैं, तो जिससे कि ये किया जा सकता है कि इसका जो है इस पूरे शहर को, इस शहर को आगे के लिए, भविष्य के लिए हम कितना हम इसका विस्तार करें या विस्तार न करें। साथ साथ में सरकार को जो है वो जो डिजास्टर फंड है, क्लाइमेट फंड, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक क्लाइमेट फंड होता है। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं हो रही है कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई समय से मौसम में जो परिवर्तन आया है, जलवायु में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उससे हिमालयी क्षेत्रों की जो संवेदनशीलता है, ये तो संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें जो है लगातार ऐसी घटनाएं, आपदा की घटनाएं की जो पुनरावृत्ति है वो बहुत तेजी में बढ़ी है। ऐसे में हमको पेरिस का जो एग्रीमेंट है इसमें ये कहा गया है कि विकसित देश जो कि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी देश हैं, ऐसे देशों को, विकासशील देशों को जो है वित्तीय सहयोग किए जाने की आवश्यकता है। ये पेरिस एग्रीमेंट में सीधे सीधे दिया हुआ है जी। तो हम इस समय, उत्तराखंड राज्य इस समय ये पैरवी कर सकता है, बहुत ही ये पहल कर सकता है मजबूती से, कि क्योंकि ये पूरा राज्य जो है संवेदनशील है जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से, इसलिए जो इस तरह का क्लाइमेट फंड है, उस क्लाइमेट फंड को उत्तराखंड की जो जनता है, यहाँ पर जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उस आपदा प्रबंधन में और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उस पैसे का जो है उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह की एक पैरवी, बहुत अच्छी ठोस पैरवी जो है उत्तराखंड सरकार कर सकती है। प्रोफेसर पवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि वैज्ञानिक डॉक्टर पवार ने जोशीमठ आपदा के बारे में विस्तार से बताया, इससे आसानी से जोशीमठ की पहाड़ों के धंसने तथा उससे फौरी तौर पर निपटने के तरीकों की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं जोशीमठ को लेकर इसके धार्मिक और पौराणिक तथ्यों पर, और अधिक जानकारी के लिए आइए फोन पर बात करते हैं विनीत कुमार से। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉलो अप में। विनीत जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि जोशीमठ के धंसने के वैज्ञानिक तथ्यों के साथ पौराणिक धार्मिक आधार क्या है? एक्चुअली ये पूरा जो हिमालयन बेल्ट है और खासकर उसमें बद्रीनाथ एरिया है जी, ये शुरू से ही इको सेंसिटिव जोन रहा है जी। रावण का नाम आपने सुना होगा, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जी, और वैज्ञानिक नहीं, रसायन शास्त्री था जी, जो कि विभिन्न हमारे जो खनिज तत्व हैं और धातुएं हैं, इनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी जी, वेदों के आधार पर जी। तो वो रिसर्च करने के लिए हिमालय आए जी। हिमालय आने पर देवताओं ने उनका विरोध किया, तो इसी विरोध के कारण उनका जो पुराणों में वर्णन है कि इंद्र और कुबेर से युद्ध हुआ।
कुबेर जी धन के देवता हैं, वो भी धन निकालते थे, वो भी खनिज तत्व निकालते थे, वो भी धातुएं निकालते थे, उनके पास सोना था, लेकिन वो सोना नेचुरल प्रोसेस से निकालते थे जी। और रावण उसको रासायनिक और केमिकल प्रोसेस में ले जाना चाहता था। इसके लिए देवताओं से युद्ध हुआ, कई बार वो जीता, फिर कई बार हारा, भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। कुल मिला के वो यहाँ पर सफल नहीं हुआ हिमालय पे, तो उसने श्रीलंका में जाके वो सारी रिसर्च की, सोने की लंका बनाई, धातुएं निकाली, खनिज तत्व निकाले, केमिकल प्रोसेस जो भी प्रोसेस थी जी। लेकिन हिमालय पे इसलिए देवताओं ने छेड़छाड़ नहीं करने दी क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा हिमालय का जी। तो ये मतलब त्रेता की बात है। त्रेता में भी भगवान, फिर उसके बाद भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण आए तो उनके पास विमान भी थे, बड़े बड़े रथ थे, सब कुछ थे, लेकिन वो पांडवों के साथ जब भी गंधमादन की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा, नर नारायण पर्वत की यात्राएं जो महाभारत में वर्णन है, वो पैदल ही करते थे जी। पैदल करने का मतलब ये है कि ये बहुत सेंसिटिव जोन है। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का हम विमान ले गए, किसी भी तरीके की कोई भी साइंटिफिक चीज की जो नॉन नेचुरल चीज है तो वो यहाँ की छेड़छाड़ करेगी और यहाँ का बैलेंस बिगड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने भी अपने समय में इसका पूरा ध्यान रखा। लेकिन आजकल जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट पूरा जिस चीज को भगवान कृष्ण ने रोका, देवताओं ने रोका, राम ने रोका, उसी चीज को आज फिर दोहराया जा रहा है जी। आज फिर दोहराया जा रहा है और ये लड़ाइयां शुरू से ही चली आ रही हैं। कृष्ण और कंस की लड़ाई सिर्फ एक ही चीज थी, कालिया नाग कुछ नहीं था, ये रासायनिक प्रदूषण था। प्रदूषण रूपी कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने खत्म किया। मतलब दो शक्तियां होती हैं, एक दैवी शक्ति होती है, एक आसुरी शक्ति होती है, एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, एक वैज्ञानिक शक्ति होती है। वैज्ञानिक शक्ति हमारी प्रकृति का शोषण करती है और दैवी शक्ति होती है वो प्रकृति का पोषण करती है। तो ये दो शक्तियों का द्वंद्व है। जैसा कि विनीत जी आपने बताया इसके पीछे की पौराणिक तथ्यों को, ये बताइए कि हिमालय क्षेत्र में विकास का मॉडल आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? हिमालय क्षेत्र में जो विकास का मॉडल है, खासकर देखिए हिमालय क्षेत्र पूरा पर्यटन पर निर्भर करता है। वो भले ही धार्मिक पर्यटन हो, आध्यात्मिक पर्यटन हो, लेकिन इस धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन का स्वरूप हमको चेंज करना चाहिए। जो इतने अंधाधुंध वाहन जा रहे हैं, इन वाहनों पर रोक लगनी चाहिए। ये वाहन डीजल पेट्रोल के वाहनों को तो बिल्कुल नहीं उस जोन में जाना चाहिए जो 4 धाम वाला हमारा जोन है। वहां पे जाके एक दिन में 1-1 लाख गाड़ी जा रही है, कितना प्रदूषण फैला रही है। दूसरी जितनी भी ये सारी परियोजनाएं हैं और जो होटल इंडस्ट्री खड़ी की गई, इस होटल इंडस्ट्री का मॉडल बदलना चाहिए। वहाँ टूरिज्म का भी मॉडल बदलना चाहिए। उसका एक मॉडल हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसमें 4 तरीके के टूरिज्म है। नंबर 1 इको टूरिज्म। इको टूरिज्म जैसे हिमालय में पहले पत्थरों और लकड़ियों के भवन बनते थे, उन भवनों का विकास किया जाए। आए टूरिस्ट लेकिन उन भवनों में रहे जैसे हिमालयन हट्स होते थे, तो हिमालयन हट्स मतलब इको टूरिज्म आ गया। दूसरा ये है कि हिमालय के जो खेत हैं, खेतों के अंदर इस तरीके के मॉडल बनाए जाए, आदमी खेतों में रहे तो ऑक्सीजन मिलेगी उसको, तो खेतों से ऑक्सीजन मिलेगी, खेतों में जड़ी बूटियां होती हैं वहां के। तो एक एग्रो टूरिज्म, ये अभी ये शुरू नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अभी संजीवनी केयर ट्रस्ट के माध्यम से नेचर विलेज में ये करने जा रहे हैं। तीसरा टूरिज्म है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। इतनी हिमालयन जड़ी बूटियां, इतनी हिमालयन वनस्पतियां, इतनी हिमालयन अलग अलग जल की धाराएं हैं, इनके ऊपर आदमी रिसर्च करे, विद्यार्थी आए देखे वो चीज। इतने जंगली जानवर हैं हिमालय में, तो एक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को नए सिरे से यहाँ पर डेवलप किया जाए। फिर ये कि हिमालय में जरूरी नहीं कि जोशीमठ में ही आप जाके रुको, आप वहाँ के छोटे छोटे गांव में जाके रुको। जो बद्रीनाथ से लेकर जोशीमठ के बीच गांव है, वहां पर रहने की व्यवस्था की जाए। सरकार ने भी होम स्टे शुरू भी किया है। तो ये विलेज टूरिज्म, कुल मिला के ये 4 टूरिज्म अगर स्टार्ट कर दिया जाए, इस पर सरकार ध्यान दे। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और विलेज टूरिज्म, और इनके आधार पे ही जो हमारी तीर्थाटन और इसकी जो परंपरा है, आध्यात्मिक परंपराएं हैं, वो इसी आधार पर विकसित की जाए। ये मॉडल डेवलप किया जाए। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में हम एक ऐसा मॉडल डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम रखा है नेचर विलेज। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी आपका हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। जोशीमठ का भविष्य क्या और कैसे होगा, इस पर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, जब तक इसके पीछे के ठोस और वैज्ञानिक कारण सामने नहीं आ जाते। धन्यवाद।